नमस्कार। आज के व्याख्यान में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर दीपक कुमार सिंह, प्रवक्ता रसायन, राजकीय जुबली इंटर कॉलेज गोरखपुर। आज के व्याख्यान में कक्षा 11 विषय रसायन विज्ञान अध्याय हाइड्रोकार्बन के बारे में बात करेंगे। बच्चों, आज के व्याख्यान के चर्चा के बिंदु देख लेते हैं। हाइड्रोकार्बन का सामान्य परिचय, वर्गीकरण, एल्केन के सामान्य परिचय एवं संरचना, एल्केन का नाम पद्धति तथा समावयवता तथा अल्केन के विरचन की विधियां। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज के व्याख्यान को। हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन का अर्थ केवल कार्बन तथा हाइड्रोजन के यौगिक होता है। हाइड्रोकार्बन ऊर्जा के प्रमुख स्रोत होते हैं। प्रमुख ऊर्जा के प्रमुख स्रोत के रूप में हाइड्रोकार्बन का प्रयोग है, जैसे एलपीजी द्रवित पेट्रोलियम, सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस संघनित प्राकृतिक गैस, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ऑयल, कोल गैस इत्यादि ईंधन के उपयोग में लाए जाते हैं। जैसा हम जानते हैं, पेट्रोल, डीजल तथा केरोसिन पेट्रोलियम के प्रभाजी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से प्राप्त होती है। कोल गैस कोल के भंजक आसवन डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से प्राप्त होती है। ये सभी ईंधन हाइड्रोकार्बन के मिश्रण होते हैं। इन सभी में हाइड्रोकार्बन के अलग अलग अणु होते हैं। हाइड्रोकार्बन का उपयोग पॉलीथीन, पॉलीप्रोपीन, पॉलीस्टाइरीन आदि बहुलकों के निर्माण में होता है। तो बच्चों, आपने देखा हाइड्रोकार्बन का परिचय। आइए व्याख्यान के क्रम को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं, समझते हैं हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण। हमने हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण 3 भागों में कर रखा है: संतृप्त, असंतृप्त, एरोमेटिक। संतृप्त समझ लेते हैं। यहां कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड, एकल बॉन्ड पाया जाता है। संतृप्त को भी 2 भागों में विभाजित किया। एल्केन, यहां कार्बन परमाणुओं की विवृत श्रृंखला होती है, चेन होती है। कार्बन से सिंगल बॉन्ड से जुड़े होंगे और एक लंबी चेन होगी। परंतु साइक्लोएल्केन, यहां कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य सिंगल बॉन्ड जरूर होते हैं, परंतु वो वलय का निर्माण करते हैं। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं CH2 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 साइक्लोप्रोपेन। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं CH2 CH2 यह है साइक्लोब्यूटेन। और एल्केन में आपने देखा CH4 मेथेन, CH3 बॉन्ड CH3 एथेन प्रोपेन। तो आपने देखा एल्केन का संतृप्त वाला वर्गीकरण, जिसको 2 भागों में कर रखा है, एल्केन और साइक्लोएल्केन। इसी प्रकार से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वह हाइड्रोकार्बन होंगे जहां कार्बन कार्बन के मध्य द्विआबंध तथा त्रिआबंध या दोनों उपस्थित होते हैं। एग्जाम्पल में आप देखें एल्कीन तथा एल्काइन, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इथीन, इथाइलिन, और इसी प्रकार से आपका 4 कार्बन का हो गया CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH। यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड है। ये सारे हो गए असंतृप्त अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। वर्गीकरण के अगले भाग में देखते हैं एरोमेटिक। एरोमेटिक यौगिक कौन से होते हैं? ये हकल्स रूल का पालन करते हैं। अत्यधिक अस्थायित्व वाले यौगिक होते हैं, जैसे बेंजीन और उनके व्युत्पन्न, और इसी प्रकार के और बहुत सारे यौगिक होते हैं जो एरोमेटिक के क्लासिफिकेशन में आते हैं। तो आपने देखा हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण संतृप्त, असंतृप्त तथा एरोमेटिक। व्याख्यान के क्रम में हम देखते हैं अगला हिस्सा एल्केन। अभी बात हुई एल्केन मतलब कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध, कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध। ये कार्बन कार्बन एकल आबंध युक्त संतृप्त विवृत श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन होते हैं। प्रथम सदस्य मीथेन CH4 कोयले की खदानों एवं दलदली क्षेत्रों में पाई जाती, इसलिए इसे मार्स गैस भी कहते हैं।
ये सामान्य अवस्थाओं में निष्क्रिय होते हैं। नॉर्मली ये निष्क्रिय होंगे क्योंकि ये अम्लों एवं अन्य अभिकर्मकों से अभिक्रिया नहीं करते हैं। पैराफिन, पैरम कम, एफिन्स क्रियाशील, ये कम क्रियाशील होते हैं, लेस रिएक्टिव होते हैं। कौन से? हमारे एल्केन। इनका सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है एल्केन का। उदाहरण के लिए n बराबर आपने 1 रखा तो आपको मिला CH4, n बराबर 2 रखा C2H6, n बराबर 3 रखा C3H8, मीथेन, एथेन और प्रोपेन। तो बच्चों आपने देखा एल्केन। इसी प्रकार से एल्केन का प्रथम सदस्य मीथेन, मीथेन की संरचना। जैसा हम जानते हैं कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन, 1s2, 2s2, 2p2। बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, 2 हमारे 2s में है, 2 2p2 में है। तो आप देखें ये 2s में 2 और 2p2 में 2, ये 4 इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में है। एक्साइटेड स्टेट में एक s का इलेक्ट्रॉन p को शिफ्ट हो गया, कुल अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 हो गई और इन सभी ऑर्बिटलों को आपने मिक्स कर दिया तो आपने संकरण प्राप्त किया sp3। सभी हाइब्रिड ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन है, कुल 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं। सभी sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में है और सभी एक एक हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनाकर एक स्ट्रक्चर बनाएंगे जिस स्ट्रक्चर का नाम होगा चतुष्फलकी टेट्राहेड्रल। ये है मीथेन की संरचना, जहां पे कार्बन का sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हाइड्रोजन के s के साथ शेयरिंग करता है, बॉन्ड बनाता है। इसी प्रकार से दूसरा sp3 हाइड्रोजन के s से, तीसरा sp3 तीसरे हाइड्रोजन के s से, चौथा sp3 चौथे हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल से जुड़कर एक स्ट्रक्चर बनाया। ये स्ट्रक्चर है मीथेन का। इस स्ट्रक्चर को कहते हैं चतुष्फलकी टेट्राहेड्रल। बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट और बॉन्ड लेंथ कितनी हो गई? 112 पिकोमीटर। तो बच्चों आपने देखा मीथेन की संरचना। व्याख्यान के क्रम को आगे बढ़ाते हैं और अब प्रारंभ करते हैं नाम पद्धति तथा समावयवता, नॉमेनक्लेचर एंड आइसोमेरिज्म। इनमें कोई भी क्रियात्मक समूह न होने के कारण, एल्केन में कोई क्रियात्मक समूह न होने के कारण द्वितीयक अनुलग्न का प्रयोग नहीं होता है। प्राथमिक पूर्वलग्न साइक्लो भी तब उपयोग में आएगा जब साइक्लिक स्ट्रक्चर होगा। ये हमारे नामकरण, नाम पद्धति का क्रम है। मूलाक्षर के पहले प्राथमिक पूर्वलग्न, द्वितीयक पूर्वलग्न, मूलाक्षर के बाद प्राथमिक अनुलग्न और द्वितीयक अनुलग्न। एग्जाम्पल में आप देखें, एक मॉलिक्यूल लिख रखा है, इसका नामकरण करते हैं, नॉमेनक्लेचर करते हैं। प्रतिस्थापी इस वाले किनारे से करीब है, दूसरे कार्बन पे है, इस वाले से तीसरे कार्बन से है, जिस कारण से हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। यहाँ इस वाले कार्बन से बाएं तरफ से CH3, CH2, CH, CH2, CH, CH2, CH3, ये प्रतिस्थापी मेथिल है, ये प्रतिस्थापी एथिल है। अल्फाबेट में E पहले आता है जिस कारण से 4 पे उपस्थित है, जिस कारण से बोलेंगे 4 एथिल 2 मेथिल हेक्सेन। ये हो गया दिए हुए उदाहरण का नाम। नामकरण के क्रम को आगे बढ़ाते हैं। दूसरा उदाहरण देखते हैं। नंबरिंग हमने इस किनारे से किया 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए, जिस कारण से ऑक्टेन की चेन हो गई। एक प्रतिस्थापी तीसरे नंबर के कार्बन पे है जो कि C2H5 एथिल, प्रतिस्थापी C2H5 एथिल, पुनः पांचवें पर भी C2H5 है एथिल और चौथे पे लग रखा है मेथिल। तो आपने देखा 4 प्रतिस्थापी जिनमें से 3 एथिल हैं। E का प्रेफरेंस पहले होगा, इसलिए हमने नाम लिखा
3-3-5, 3 पे और 5 पे एथिल समूह है, 3-3-5 ट्राई एथिल, और चौथे पे मेथिल लग रखा है, 4 मेथिल और ऑक्टेन। ये हो गया दिए हुए उदाहरण का नामकरण। तीसरा उदाहरण देखते हैं। तीसरे उदाहरण में नामकरण किया, एक नंबरिंग किया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये प्रतिस्थापी हो गया। इस प्रतिस्थापी में भी प्रतिस्थापी उपस्थित है, जिसलिए 1 2 3 किया, 2 पे CH3 है और 2 पे दूसरा CH3 है, इसलिए कॉम्प्लेक्स नॉमेनक्लेचर में ये आ जाएगा 5-2-2 डाइमेथिल। और इस चेन में कार्बन संख्या 3 है, इस वजह से प्रोपिल ब्रैकेट लगा के लिखेंगे नोनेन। ये आपने उदाहरण देखा। अगला उदाहरण देख लेते हैं। नंबरिंग हमने 1 2 3 4 5 6 7 कर रखी है। CH3 तीसरे पे है, CH3 चौथे पे है, और चौथे पे एक और है, पांचवें पे एक और है। कुल CH3 की संख्या, मेथिल की संख्या 4 हो गई, जिस कारण से इसका नाम होगा 3-4-4-5 टेट्रामेथिल हेप्टेन। क्या नाम हो गया? 3-4-4-5 टेट्रामेथिल हेप्टेन। ये इस उदाहरण के मॉलिक्यूल का नाम हो गया। समावयवता, आपने नॉमेनक्लेचर किया, समावयवता। आइसोमेरिज्म, एल्केन में मुख्यतः श्रृंखला समावयवता चेन आइसोमेरिज्म और पोजीशन आइसोमेरिज्म प्रेजेंट होता है। उदाहरण में देख लीजिए श्रृंखला समावयवता का। कार्बन की संख्या 1 2 3 4 5, एक कार्बन को साइड चेंज कर दिया, 1 2 3 4, 5 कार्बन कुल पहले में है, 5 कार्बन दूसरे में भी है। कार्बन की संख्या समान है और सूत्र समान है, परंतु यहाँ ये 5 की श्रृंखला है और ये 4 की श्रृंखला है, जिस कारण से ये दोनों श्रृंखला समावयवता प्रदर्शित करते हैं। पहले का नाम हुआ पेंटेन और दूसरे का नाम हुआ 2-मेथिल ब्यूटेन या आइसोपेंटेन। इसी प्रकार से 5 के क्रम में एक और अणु का संरचना बनेगा, ये आप देख सकते हैं 1 2 3, इसका नाम हो गया 2,2-डाइमेथिल प्रोपेन, नियोपेंटेन कॉमन नेम है। अब आप देखेंगे ये 3 के 3 सभी में कार्बन की संख्या 5 है, परंतु संरचना अलग है, श्रृंखला अलग है, जिस कारण से ये एग्जाम्पल हो गया श्रृंखला समावयवता का। यदि 6 कार्बन का चेन हो तो 5 आइसोमर्स बनेंगे, 7 के लिए 9 तथा 10 के लिए 75 आइसोमर्स संभव है। दूसरा समावयवता देखते हैं। अब हम देखते हैं स्थिति समावयवता, पोजीशन आइसोमेरिज्म। आप देख सकते हैं कार्बन की चेन में 5 कार्बन दिख रहे हैं, 5 कार्बन की चेन की श्रृंखला है, तीसरे नंबर पे CH3 लग रखा है, जिस कारण से क्या नाम हुआ 3-मेथिल पेंटेन। इसी प्रकार से 5 कार्बन की ये चेन है, यहाँ भी CH3 लग रखा है, परंतु यहाँ तीसरे नंबर पे था और यहाँ दूसरे नंबर पे था, जिस कारण से समान अणुसूत्र होने के बावजूद CH3 के स्थिति के परिवर्तन के कारण ये दोनों प्रदर्शित करेंगे स्थिति समावयवता। आपने देखा समावयवता, स्थिति समावयवता और श्रृंखला समावयवता। आइए प्रारंभ करते हैं एल्केन का विरचन। एल्केन का विरचन, एल्केन के मुख्य स्रोत पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस हैं, फिर भी निम्न विधियों द्वारा इन्हें बनाया जा सकता है। पहला, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से, फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। पहला, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से, फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन।
डाई हाइड्रोजन गैस सूक्ष्म विभाजित उत्प्रेरक जैसे प्लेटिनम, निकिल तथा पीडी की उपस्थिति में एल्कीन तथा एल्काइन के साथ योग करके एल्केन बनाते हैं, जिस प्रक्रिया को हम हाइड्रोजनीकरण करते हैं। ये धातुएं हाइड्रोजन गैस को अपनी सतह पे अधिशोषित करती हैं, एब्जॉर्ब करती हैं और हाइड्रोजन हाइड्रोजन बंध को सक्रिय करती हैं। हाइड्रोजन हाइड्रोजन के अधिशोषित होने के उपरांत पीटी तथा पीडी कमरे के ताप पर ही अभिक्रिया को उत्प्रेरित कर देती हैं, जबकि निकिल के लिए अपेक्षाकृत उच्च ताप तथा दाब की आवश्यकता होती है। पीटी तथा पीडी रूम के ताप पर ही, कमरे के तापमान पे ही अभिक्रिया को उत्प्रेरित कर देती हैं, जबकि निकिल के लिए अपेक्षाकृत उच्च ताप तथा दाब की आवश्यकता होती है। जब उपरोक्त हाइड्रोजीकरण अभिक्रिया निकिल की उपस्थिति में कराई जाती है, जिससे सेबेचियर सैंडरसन अभिक्रिया कहते हैं। आइए अभिक्रिया को समझते हैं। आपके सामने इथीन H2 हाइड्रोजन गैस पीडी निकिल की उपस्थिति आपने अभिक्रिया कराया, क्या प्राप्त हुआ? इथेन। इथीन से इथेन हाइड्रोजनीकरण के उपरांत हाइड्रोजन गैस को प्लेटिनम या निकिल की उपस्थिति में प्रवाहित करते हैं, जिससे हमारा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन संतृप्त हाइड्रोकार्बन में परिवर्तित हो जाता है। अभिक्रिया को कहते हैं हाइड्रोजनीकरण। नेक्स्ट एग्जांपल में प्रोपीन हाइड्रोजन से अभिक्रिया करता है, पीटी या पीडी या निकिल की उपस्थिति में क्या प्राप्त होता है? प्रोपेन, जो कि एल्केन है। इसी प्रकार से प्रोपाइन 3 कार्बन की चेन ट्रिपल बॉन्ड एल्काइन हाइड्रोजन की उपस्थिति हाइड्रोजन से क्रिया करता है। प्लेटिनम या पीडी या निकिल की उपस्थिति में क्या प्राप्त होता है? प्रोपेन। तो आपने देखा कि आपने हाइड्रोजनीकरण की सहायता से एल्कीन्स को एल्काइंस को एल्केन में परिवर्तित कर दिया। इसी विरचन की विधियों के क्रम को आगे बढ़ाते हैं। द्वितीय विधि, सेकंड विधि, एल्किल हैलाइडों से अपचयन, एल्किल हैलाइड के अपचयन से एल्किल हैलाइडों का जिंक तथा तनु HCl द्वारा अपचयन कराने पर एल्केन प्राप्त होता है। एल्किल हैलाइड का अपचयन कराने पर एल्केन प्राप्त होता है। आप देख सकते हैं मेथिल क्लोराइड, हाइड्रोजन, जिंक तथा HCl की उपस्थिति में ये HCl का प्रोटॉन है, अभिक्रिया करता है जिसे प्राप्त होता है एल्केन, एग्जाम्पल में मेथेन। इसी प्रकार से C2H5Cl हाइड्रोजन से अभिक्रिया करता है, जिंक तथा तनु HCl की उपस्थिति में क्या प्राप्त होता है? C2H6 एथेन। तीसरा एग्जाम्पल है CH3CH2CH2Cl, प्रोपिल क्लोराइड हाइड्रोजन से अभिक्रिया करता है, जिंक की उपस्थिति में तनु HCl के साथ क्या प्राप्त होता है? CH3CH2CH3, ये है आपका प्रोपेन। आपने देखा कि कैसे एल्किल हैलाइड का अपचयन करके आपने प्राप्त किया एल्केन। एग्जाम्पल में आपने लिया मेथिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड, प्रोपिल क्लोराइड और एल्किल हैलाइड का जिंक तथा तनु HCl द्वारा अपचयन करा के आपने प्राप्त किया एल्केन। परंतु RF एल्किल फ्लोराइड बंध की अत्यधिक बंध ऊर्जा होने के कारण एल्किल फ्लोराइड ये अभिक्रिया नहीं देते हैं। एल्किल क्लोराइड, एल्किल ब्रोमाइड, एल्किल आयोडाइड, परंतु एल्किल फ्लोराइड ये अभिक्रिया नहीं देते हैं। अभिक्रियाशीलता का क्रम सबसे अधिक एल्किल आयोडाइड, एल्किल ब्रोमाइड, एल्किल क्लोराइड, ये क्रम हो गया एल्किल हैलाइडों के अपचयन का, जिससे आप एल्केन प्राप्त करते हैं, परंतु एल्किल फ्लोराइड अभिक्रिया में प्रतिभाग नहीं करता। उड्स अभिक्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रिया, जिसकी सहायता से हम एल्केन प्राप्त कर सकते हैं। क्या होता है उड्स रिएक्शन? शुष्क इथरी विलयन नमी से मुक्त, जिनमें वाटर के ड्रॉप्स ना हो, में एल्किल
हैलाइड की सोडियम धातु के साथ अपक्रिया द्वारा हायर अल्केन, उच्चतर अल्केन प्राप्त होते हैं। इस अपक्रिया में सम कार्बन परमाणु संख्या इवन कार्बन के एल्केन प्राप्त होते हैं, हायर एल्केन प्राप्त होते हैं जिनमें कार्बन के नंबर क्या होंगे, इवन होंगे, तथा नया कार्बन कार्बन बॉन्ड भी बनेगा उस अभिक्रिया में। आइए अभिक्रिया को समझते हैं। CH3Br, मेथिल ब्रोमाइड के 2 मोल हमने लिए हैं CH3Br, सोडियम धातु ड्राई ईथर, शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया करेगा और प्राप्त हो जाएगा CH3 बॉन्ड CH3 एथेन। एक कार्बन की एल्किल हैलाइड, प्रोडक्ट 2 कार्बन का। उसी प्रकार से 2 कार्बन का एल्किल हैलाइड और प्रोडक्ट प्राप्त होगा 4 ब्यूटेन। इस अभिक्रिया में RX प्लस 2Na प्लस RX एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है R बॉन्ड R के कार्बन की संख्या यदि 1 होगी तो प्रोडक्ट में कार्बन संख्या 2 होगी, यदि 2 होगा तो प्रोडक्ट में कार्बन 4 होगा। इस प्रकार से उस अभिक्रिया की सहायता से हम एल्किल हैलाइड को एल्केन में कन्वर्ट करते हैं, परिवर्तित करते हैं धातु तथा ड्राई ईथर की उपस्थिति में। तो बच्चों ये हो गया उस अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में अगर हम 2 असमान एल्किल हैलाइड, 2 अलग अलग एल्किल हैलाइड का प्रयोग करते हैं तो हमें 3 एल्केन का मिश्रण प्राप्त होता है, मिलता है, जिसमें सम तथा विषम कार्बन परमाणु होते हैं। एग्जाम्पल आप देखें, CH3 CH2Br 2 कार्बन का, दूसरा लिया है CH3Br 1 कार्बन का। CH3 CH2Br के अणु अपने ही अणु से अभिक्रिया करते हैं। एथिल ब्रोमाइड का अणु दूसरे एथिल ब्रोमाइड के अणु से अभिक्रिया करेगा तो 2 कार्बन यहां से या दूसरे के 2 कार्बन कुल मिला के हो जाएंगे कितने, 4 कार्बन। 4 कार्बन का हो गया। इसी प्रकार से मेथिल ब्रोमाइड दूसरे मेथिल ब्रोमाइड अणु के साथ अभिक्रिया करता है सोडियम धातु और ड्राई ईथर की उपस्थिति में, तो एक इसका मेथिल और दूसरे का दूसरा मेथिल मिला के कितने हो जाएंगे, CH3 CH3 मतलब हो गया इथेन। परंतु यदि एथिल ब्रोमाइड का अणु मेथिल ब्रोमाइड के अणु के साथ अभिक्रिया करेगा तो इनके 2 कार्बन, मेथिल का 1 कार्बन, कुल मिलके होंगे 3 कार्बन, जिससे हमें प्राप्त होगा प्रोपेन। अतः सम संख्या के अल्केन भी प्राप्त होंगे और विषम संख्या के भी अल्केन प्राप्त होंगे यदि हम 2 अलग अलग असमान एल्किल हैलाइड का प्रयोग करते हैं। तो ये हो गया बच्चों उस अभिक्रिया में सम संख्या के अणु प्राप्त होना और विषम संख्या के कार्बन के अणु प्राप्त होने का क्रम। तीसरा है मेथड ऑफ प्रिपरेशन में विरेचन की विधियां में कार्बोक्सिलिक अम्ल से फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड्स। डी कार्बोक्सिलेशन, कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम लवण को सोडा, लाइम, NaOH तथा CO के मिश्रण के साथ गर्म करने पर कार्बोक्सिलिक अम्ल के 1 कार्बन कम परमाणु वाले एल्केन प्राप्त होंगे। यदि 2 कार्बन का होगा तो 1 एल्केन प्राप्त होगा, यदि 3 कार्बन का सोडियम कार्बोक्सिलेट होगा तो 2 प्राप्त होंगे। साथ ही CO2 का 1 अणु भी निकलता है, मुक्त होता है, जो NaOH में घुलकर सोडियम कार्बोनेट देता है Na2CO3। यह है डी कार्बोक्सिलेशन। जब हम सोडियम कार्बोक्सिलेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बन से 1 कार्बन कम का एल्केन प्राप्त होता है। ये था डी कार्बोक्सिलेशन। नेक्स्ट, कोल्बे की विद्युत अपघटनी विधि। कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम तथा पोटेशियम लवणों के जलीय विलयन का विद्युत अपघटन कराने पर एनोड पर सम कार्बन परमाणु संख्या वाले एल्केन
प्राप्त होते हैं। सोडियम कार्बोक्सिलेट, यहाँ पे सोडियम एसीटेट ले रखा है, जल की उपस्थिति में इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं तो प्राप्त होता है इथेन, प्राप्त होता है इथेन। यह है कोल्बे की विद्युत अपघटनी विधि, जिसमें सोडियम या पोटेशियम के कार्बोक्सिलिक अम्ल का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। आइए देखते हैं इस अभिक्रिया की क्रिया विधि। सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट टूट गया एसीटेट आयन और सोडियम आयन में। एनोड पर एसीटेट आयन 2 इलेक्ट्रॉन मुक्त किया, आपको एसीटेट फ्री रेडिकल प्राप्त हुआ और एसीटेट फ्री रेडिकल परिवर्तित हो जाएगा मेथिल फ्री रेडिकल में। मेथिल फ्री रेडिकल आपस में जुड़ के क्या बना देंगे, इथेन। ये हो गया एनोड पर इथेन प्राप्त होने की क्रिया विधि। इसी क्रम में कैथोड पर सामान्य क्रिया विधि है, H2O 2 इलेक्ट्रॉन लेके 2OH माइनस प्लस हाइड्रोजन फ्री रेडिकल, हाइड्रोजन फ्री रेडिकल से प्राप्त हो जाएगा हाइड्रोजन, और सोडियम आयन OH आयन से जुड़ के क्या दे देगा, 2NaOH। ये हो गई क्रिया विधि एनोड पर और कैथोड पर। नोट, इस विधि द्वारा मीथेन नहीं बनाया जा सकता क्योंकि कार्बन कार्बन बंध का होना, उपस्थित होना अनिवार्य है। तो बच्चों आपने देखा एल्केन के विभाजन की विभिन्न विधियां। आइए अब देख लेते हैं गृहकार। मुझे पूर्ण विश्वास है आज के व्याख्यान आधारित ये गृहकार आप आसानी से समझ के, चिंतन करके, मनन करके करने का प्रयास करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आज के लिए आप सभी का धन्यवाद।